थी वो बहुप्रतीक्षित तस्वीर जिसके लिए इन्होंने बहुत तपस्या की थी। तपस्या कितनी, इसको ऐसे समझो आप। देखो शहबाज शरीफ, ट्रंप जब थे ना पिछली बार शासन में, तब से कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अब तक मिल नहीं पाया था अमेरिकी राष्ट्रपति से। इनके लिए ये बड़ी उपलब्धि थी। बड़ी उपलब्धि क्यों? क्योंकि 6 साल बाद कोई पाकिस्तानी पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहा था। ऐसे में ये तस्वीर के साथ-साथ ये चेहरा देखना मत भूल जाना जिसे पहले ही ट्रंप बुलाकर गोटी सेट कर चुके थे। ये कौन है? आसिम मुनीर। असल मायने में पाकिस्तान की रियल सत्ता यही चलाते हैं, फील्ड मार्शल जिनको बनाया गया है। आप सोचे कि शहबाज शरीफ बार-बार यूएन में भी इन्हीं के नाम का कसम खा करके आगे का काम शुरू किए। इनको पहले ही ट्रंप ने सेट किया हुआ था ईरान के मामले में कि देखो इजराइल जब ईरान को मारने आएगा तो तुम कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से निकलने की आदत आती है। तुम ईरान को संतुष्टि दे दिए थे कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, कुछ नहीं करोगे। तो इनको तो इसने केवल क्रिप्टो पकड़ा करके सेट कर दिया था। इन्हीं के क्रिप्टो के चलते तो फिर हमें समझ में आया, मैंने भी तो आपसे यही कहा कि बातें बाजार की पर अब क्रिप्टो की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि खेल दुनिया में क्रिप्टो से बिगाड़ा जा रहा है। तो हम भी तो समझ लें, पता चले हम बहुत पीछे रह जाएं। इसीलिए हम बातें बाजार की के अंदर आजकल क्रिप्टो की बातें कर रहे हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पर। ठीक है साहब। अब आती है खेला, जब यहां पर खेला गया तो इन दोनों के साथ मुलाकात हो जाती है साहब। मुलाकात होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात निकल कर आती है कि हमने अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करी, बढ़िया बातचीत हुई, पाकिस्तान उनके साथ किस तरह से आगे बढ़ेगा सब बातचीत हुई साहब। तस्वीरें निकाल दी जाती हैं। लेकिन मजेदार बात यह हुई कि इस तस्वीर के आने से पहले ट्रंप अभी आधा घंटे पहले, ये मतलब इनसे मुलाकात करने से आधा घंटे पहले, अपने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि 2 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, महान लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, अभी आइए मैं आपके साथ बातचीत कर लेता हूं। मतलब इन्होंने उनको आधा घंटे इंतजार कराया। अब आप पूछेंगे ये कोई बात हुई क्या सर, आधा घंटे इंतजार कराया? इतने लोग आए थे तो इंतजार करा लिया तो क्या बात बड़ी हो गई? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बड़ी बात तो है ही नहीं। बिल्कुल मिल लिए, वो बड़ी बात है मेरे लिए। तो बड़ी बात इसलिए हुई जनाब क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति शिष्टाचार रूप से ही सही, कोई भी आता है राष्ट्राध्यक्ष तो उनको ग्रीट करते हैं, उनको ओवल ऑफिस के गेट तक लेने जाते हैं, नहीं लेने जाते तो वहां खड़े होकर तस्वीर खिंचाते हैं। उनके साथ में वो सारे शिष्टाचार, व्हाइट हाउस की वॉल पे डलना, अमेरिकी राष्ट्रपति की वॉल पे डलना बातों का कि हाँ भाई इस आदमी से मुलाकात हुई थी, ये सब होता है ना। अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओवल ऑफिस में चाहे जेलेंस्की को रिसीव करें, चाहे कीर स्टारमर को, चाहे मतलब किसी भी नेता को अगर वो रिसीव करते हैं तो वो आकर रिसीव करते हैं। अगर गेट पर नहीं आते हैं तो अंदर ही रिसीव करते हैं, लेकिन तस्वीरें जरूर बाहर आती हैं। व्हाइट हाउस की तस्वीरें आपने इस तरह की देखी होंगी मल्टीपल टाइम, लेकिन इन महाशय के साथ कोई भी तस्वीर व्हाइट हाउस में साझा नहीं हुई। आज जो बात निकल कर आई वो ये कि आधा घंटे इंतजार और करवाया कि हाँ मैं आ रहा हूं मुलाकात करने। पर चलो कोई बात नहीं जी, व्यस्तताएं हो सकती हैं, मुलाकात के अंदर मिल लिए, ये बड़ी बात है भाई। 6 साल बाद, मतलब पहली बार इमरान खान मिले थे, उसके बाद अब जाकर कोई नेता मिला है, ये बड़ी बात है। मतलब इसका अपने आप में पाकिस्तानियों को फक्र होना चाहिए। 6 साल में उन्हें एक ऐसा नेता तो मिला जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कर लिया। मुलाकात ही नहीं साहब, इन्वेस्टमेंट की बात कर लिया। इन्वेस्टमेंट ये असल में लोन को ही कहते हैं। इनके यहां पर यह है कि अमेरिकी कंपनियां आकर के हमारे यहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, हमें कर्ज देंगी और हमें बाहर निकालेंगी, उसे ये इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको दूसरा एविडेंस देता हूं। देखो क्या है, जैसे ना ब्रिक्स की अपनी एक ब्रिक्स बैंक है, जैसे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है एससीओ वालों की है ना। ऐसे ही अमेरिका ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब 2 बैंकों का निर्माण किया। एक का नाम था आईएमएफ और एक का नाम था वर्ल्ड बैंक। अच्छा, आपको ये बातें हो सकता है कि लगे कि सर मजे में कह रहे हो, वास्तविकता है ये जो मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, फैक्चुअली करेक्ट है। इन्हें ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका काम होता है ट्रेड सरप्लस को मैनेज करके चलना। ठीक है, यानी कि कोई अगर व्यापारिक घाटे में है कोई देश तो उस व्यापारिक घाटे को कंट्रोल करके चलना। दूसरा है वर्ल्ड बैंक, जिसका निर्माण ही इसलिए हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया भर में मतलब तोड़फोड़ मच गई, उनका रिकंस्ट्रक्शन कैसे कराएंगे, इसीलिए उस बैंक को शुरुआत में रिकंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड ही बात बैंक नाम दिया गया था। ठीक है, अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक ही उसका नाम शुरुआत में था। तो जब कोई भी यूएन के अंदर पहुंचता है तो यूएन के अंदर पहुंचकर जिसको लोन चाहिए होता है वो इन 2 बैंकों में भी साथ साथ जाता है। जैसे आप आए किसी शहर में, आपने देखा कि साहब एसबीआई का मुख्यालय भी यही है, एचडीएफसी का भी यही है, चलो लोन अप्लाई कर चलते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहां पर पाकिस्तान वाले पहुंचते हैं और जाकर के आईएमएफ की हेड से मुलाकात कर लेते हैं। मैडम
आए थे, थोड़ा देख लेते। पिछली बार बाढ़ आई थी, आपने बढ़िया हमारा घर चला लिया था। मैडम कुछ हो सके तो देख लो। आईएमएफ वालों ने कहा हाँ हाँ तुमको हमने कर्ज से मुक्त कराया था, प्यार पाकिस्तान के प्रेम से तुम्हें यही तो मिला था, करवाते हैं कुछ करवाते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच प्यार से यही सब हुआ था, हो गया। इसके बाद ये मुलाकात करने पहुंचते हैं वर्ल्ड बैंक वालों से। बग्गा जी अपने वाले यहां पर हैं अमेरिका के अंदर, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक से कहते हैं कि सर $40 बिलियन का जो आप आगे आने वाले समय पर हमें लोन देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। $40 बिलियन का लोन क्या है? वर्ल्ड बैंक रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर देशों को लोन देता है। इंडिया को, वर्ल्ड के दुनिया भर के देशों को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है। भारत आईएमएफ से कभी लोन नहीं लेता, क्योंकि आईएमएफ का लोन केवल डेट ट्रैप में ही लिया जाता है। जब आप कर्ज में फंस गए हो, निकलने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो आईएमएफ का हाथ लिया जाता है, अदरवाइज नहीं। खैर, इनको यहां से संतुष्टि मिलती है, इनको दोनों तरफ से पैसे का अश्योरेंस मिलता है। ट्रंप से मुलाकात होती है, इज्जत बढ़ती है कि साहब ट्रंप के साथ फोटो खिंचा लिए। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को खूब सारा कंटेंट मिल जाता है कि बढ़िया हो गया, देखिए जब एससीओ में गए थे तो बेइज्जती हुई थी, अब बेइज्जती का बदला लेकर आ गए। भाई साहब, इस आदमी का साहस इतना बढ़ गया कि एक दो गिनती भूल गया। कैसे भूल गया? अब मैं आपको तथ्य दिखाता हूं। ये भाई साहब यूएनजीए के अंदर भाषण देने पहुंचते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो मेरा हाथ हिलना एक नॉर्मल मूवमेंट है, मतलब जब कहीं उठना है हाथ तो उठ रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हाँ भाई साहब क्या हालचाल है, तो ये तो मतलब सेटिंग नहीं बैठी ना, मतलब बॉडी लैंग्वेज सेट नहीं हो रही ना, जबरदस्ती फेंकने वाली बात हो गई। ये बिल्कुल वैसा हुआ। ये भाई साहब यूएन में जाते हैं, इनके ट्रेनर ने शायद इनको बढ़िया ट्रेनिंग नहीं दी, भाषण देने बैठते हैं तो इनका जबरदस्ती एक्साइटमेंट बाहर आ रहा होता है कि हाँ झूठ बोलने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगती है। तो साहब कोई बात नहीं साहब। तो यहां पर जब ये पहुंचते हैं तो ये 5 प्रमुख मुद्दे उठाते हैं: भारत पाक संघर्ष, पहलगाम का हमला, ट्रंप और नोबल, सिंधु जल संधि और कश्मीर। सबसे पहले भारत पाकिस्तान संघर्ष पर बोलते हैं कि भारत को हमने युद्ध में हरा दिया था, जीत हमारी हुई थी, अब लेकिन पाकिस्तान शांति चाहता है। वाह, ये पहला ही तथ्य ऐसा था जिसके लिए तालियां बजनी चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह था कि ये इस भाषण को जब दे रहे थे, उस समय अपने साथ कुछ ताली बजाने वाले लोगों को यूएन में ले गए। जब मैंने वो वीडियो अपने घर में बच्चियों को दिखाया तो वो बोलते पापा ये तो साथ लेके गया होगा, इस तरह की तालियां यूएन में थोड़ी ना बजती हैं जो जिंदाबाद कोई देश के लिए लगाने लग जाए। मैंने कहा बहुत सही, बच्चा पहचान गया, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं समझ पाए कि ये चीज पकड़ में आ जाती है। खैर कोई बात नहीं। ऐसे में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीत हुई। बाय द वे, जीतने वाला व्यक्ति आगे से सीज फायर की बात नहीं करता। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया था। दुनिया भर को यह जानकारी है। पता नहीं पाकिस्तान किस मुगालते में रहते हैं, रह भी सकते हैं, क्योंकि जब झूठ ही बोलना है तो कुछ भी बोलिएगा। और ऐसे में इनको झूठ बोलने के लिए यह तर्क मिला तो इन्होंने बढ़िया से फेंक दिया, यूएन के मंच से फेंका। दूसरी बात इन्होंने कही कि साहब हमने तो पहलगाम में निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय मांग की थी कि जांच करा लो, जैसा कि इन्होंने मुंबई हमलों के बारे में भी कभी कहा था। और तो और आगे निकलते हुए कहा कि सर ट्रंप को तो नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि इस बात पर दुनिया भर के राजनेताओं के मन पर मुस्कान के भाव थे कि बहुत सही जा रहे हो लौंडे, बहुत सही। ऐसे में सिंधु जल संधि पर भी ये बोले भारत ने एक तरफा तरीके से जल संधि तोड़ दी है, हम इसे युद्ध की तरह ही मानते हैं। और कश्मीर के बारे में फिर इन्होंने कहा कि कश्मीर पर एक दिन जनमत संग्रह होगा और हमारे लिए फायदा होगा, यानी कि जनता वहां की खुद डिसाइड करेगी। और तो और इस बार इन्होंने नैरेटिव वॉर में एक लाइन और मार डाली, और वो लाइन ये थी कि साहब हिंदुत्व जो है ना, वो कट्टरपंथी हिंदुत्व दुनिया के लिए एक चुनौती बन गया है। हिंदुत्व इनसे बुला नहीं, इनसे बोला हिंदुत्व वाह वाह। और सच में ऐसा हुआ था, आप सुन सकते हैं। हिंदुत्व वाह वाह, हाँ पता नहीं इसको सुन पाए हो या नहीं, तो फिर ढूंढ करके सुन लीजिएगा, ठीक है साहब। कुल मिलाकर के इन्होंने वही कार्य किया जो इनको वावा करनी थी। इन्होंने हिंदुत्व की वावा करी कि हाँ साहब ये एक्सट्रीमिज्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है साहब। कुल मिलाकर के झूठ का वही सिद्धांत जो हिटलर के साथी गोबल्स अपनाते थे, वही इन्होंने बढ़िया से अपनाया कि झूठ को कई बार बोल दो बढ़िया हो जाएगा। चलिए साहब, इन्होंने सारे बयान कर दिए। इस बीच में जो इन्होंने फेंकना शुरू किया, जिसको लपेटने के लिए राजस्थान में जयपुर वाले मकर संक्रांति पर इंतजार करते हैं, कुछ वैसा फेंका इन्होंने। क्या फेंका? इन्होंने कहा कि साहब पाकिस्तान की सेना ने भारत के 7 फाइटर जेट मार गिराए।
भाई साहब ये बड़ी बात थी, यूएन के मंच पर खड़े होकर बोल रहे हो, तो वैलिडेशन मिलता है इस बात को कि सर इतनी बड़ी जगह से आपने बात बोली है, 7 फाइटर जेट मार गिराए। हमको भी लगा यार 7 गिर गए, चक्कर क्या है, कहां कहां गिर गए। चलिए तो अब एक बार के लिए इस बात का फैक्ट चेक यहीं कर लेते हैं जो इन्होंने बात बोली। आप फैक्ट चेक करने के लिए कहीं दूर नहीं जाएंगे, इन्हीं के ही वॉल पे ट्रेवल करेंगे। आओ, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर फाइटर जेट्स गिरने की खूब सारी न्यूज आई थी। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जब इनके डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि आपने कितने फाइटर जेट मार गिराए, तो इन्होंने कहा सोशल मीडिया पर जाकर देख लो, हमने 5 इंडियन जेट मार गिराए हैं। ठीक है साहब, ये 7 मई की न्यूज है। आगे बढ़ते हैं साहब, ये थोड़े दिन आगे बढ़ते हैं। 7 मई के दिन पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 5 इंडियन जेट मार गिराए, जिसमें से 3 फ्रांस मेड राफेल हैं। ठीक है साहब, ये कंफर्म है, ये इन्हीं के प्रधानमंत्री का बयान, इन्हीं के रक्षा मंत्री का बयान, सारे बयान आपके सामने हैं। ओके, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 28 मई को पहुंचते हैं। 28 मई को पहुंचते पहुंचते ये बोलते हैं हमने 6 इंडियन जेट मार गिराए। अभी तक कितने चल रहे थे, 5 चल रहे थे, अब इन्होंने 6 मार गिराए, ये इन्होंने नंबर देना शुरू किया। ओके, शहबाज शरीफ ने अब एक मुकाम और हासिल कर लिया, क्योंकि इन्होंने बात ही बातों में एक और मार डाला, अब इन्होंने 7 मार डाले हैं। ठीक है साहब, अब आपको लगेगा कि यार ये बात तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही इनके साथी माइकल गोबल्स के पुनर्अवतार ये भी इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, ताकि ये लगे कि हाँ जो पाकिस्तान बोल रहा है वो सच है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये आदमी भारत से ऐसी नफरत क्यों करता है। देखो यार, ये बहुत बुरी तरह से दूध का जला हुआ है भारत के केस में। आप पूछिए कैसे। देखिए हुआ क्या ना, ये आदमी जब राष्ट्रपति बना तो चुनाव का सबसे पहला वादा था कि मैं रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। नहीं रुकवा पाया, नहीं रुकवा पाया, सारे प्रयास कर लिए। अंत में पता चला कि भारत जिस तरह से बैकबोन बनकर रूस के साथ खड़ा है, तेल खरीद करके, या फिर चाइना जैसे तेल खरीद कर साथ में खड़ा है, इन दोनों की वजह से रूस तक पैसा पहुंचता है। उसका जब तक पैसा पहुंचना नहीं रुकेगा, वो युद्ध जारी रखेगा। इन्होंने कई बार भारत के साथ बातचीत कर ली कि तुम लोग रोक दोगे तो खेल हो जाएगा, अदरवाइज मैं हार रहा हूं। इनका जो ग्लोबल ह्यूमिलिएशन है, आप लोग जब भी बार बार हंसते हो इस बात पर कि ये कहता है मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए दुनिया के, ये भाई साहब मतलब थाईलैंड वालों का युद्ध रुकवा दिए, इतना तक क्लेम मान लेते हैं। तो ये जितने भी दुनिया के युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, लोग हंसते हैं कि जिन्हें रुकवाना था तुमसे वहां बाल भी बांका नहीं हो पाया। रशिया यूक्रेन पर तुम कुछ नहीं कर पाए, इजराइल फिलिस्तीन का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए, फालतू में फटो मत। जो सही में युद्ध थे उनका कुछ नहीं कर पाए। डिस्प्यूट को खत्म करना, युद्ध को खत्म करना कहते हो। खैर चलो कोई बात नहीं। इस ह्यूमिलिएशन का ये बदला लेने के लिए कि इंडिया को कैसे मैं नीचा दिखाऊं, ताकि इंडिया एकदम शर्म के मारे ही खुद चला आए कि भाई साहब शांत हो जाओ यार। लेकिन हम तो और बड़े वाले हैं, हम शांत होने की जगह इन्हीं की रोस्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको इनका तथ्य दिखाता हूं। 19 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति बोलते हैं कि 5 जेट मार गिराए थे साहब इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट में। ठीक है, माइकल गोबल्स का पुनर्अवतार है भाई साहब। फिर देखिएगा 15 अगस्त को बोलते हैं कि 6 से 7 प्लेन मार गिराए थे साहब, नंबर बढ़ गया साहब। अच्छा, इसके बाद में थोड़ा और तारीखों पर आगे निकलते हैं। अगस्त 25 को बोलते हैं 7 जेट मार गिराए थे। देखिए साहब, हो सकता है कुछ समय बाद ये जेट की संख्या बढ़कर 8 भी हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे कागजों में ये नंबर बढ़ रहा है। पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बोले 5, बोले 5 में फील नहीं आ रही, 6 कर दो, 6 नहीं आ रही 7 कर दो। तो कुल मिलाकर आपने इनकी कहानी को समझ लिया कि इनके नंबर कैसे बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ाए जा रहे हैं। बाय द वे, पाकिस्तानियों ने एक और खुशी मनाई, और वो ये था कि ट्रंप ने अपने यहां पर जो बैज लगा रहता है उसमें एक फाइटर जेट पहना हुआ था। फाइटर जेट का इस तरह से इन्होंने एम्बलम लगाया हुआ था। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि ट्रंप जब भी किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष के साथ बात करते हैं, वो अपनी टेबल पर कोई ना कोई विमान, फाइटर जेट, कुछ ना कुछ जरूर रखते हैं। जब किसी के साथ उस जगह पर बातचीत कर रहे होते हैं, वो अपने आप को हमेशा वॉर रेडी बताने के लिए एक फाइटर जेट का, अभी तो यहां पर इन्होंने बैच लगा लिया, वो सामने हवाई जहाज जरूर रखते हैं। इसी से परेशान होकर के कतर वालों ने, बेचारों ने खुद से एक विमान पकड़ा दिया इनको कि सर ये लीजिए हमारी तरफ से भेंट। साउथ अफ्रीका वाले बोले सर हम विमान नहीं दे पाएंगे। मतलब इस आदमी ने सबको यही दिखाया है। पाकिस्तानी लोग ले रहे हैं इस चीज को कि देखो, अमेरिका कहना चाहता है कि मैंने राफेल टांक रखा है। अबे तुमको लगता है कि ट्रंप राफेल का प्रचार करेंगे? वो F-35 का प्रचार नहीं करेगा कि दुनिया वालों वो खरीद लो जो बिक नहीं रहा है, जो जबरदस्ती केरला में खड़ा
रह गया है उसे कोई खरीद नहीं रहा है। पाकिस्तानी मूर्खों, तुम चाइना से खरीद रहे हो, हमसे नहीं खरीद लोगे। लेकिन पाकिस्तानियों ने भर भर के तारीफ करी कि देखा उन्होंने राफेल लगा रखा था इंडिया को जलाने के लिए, मजा आ गया भाई। पाकिस्तानी एकदम उड़े पड़े हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल का चरम सुख पा रहे हैं। यहाँ पर भाई हर जगह हर तरफ से ये कि साहब मजा ही आ गया, हमारे नेता ने तो तब वो कर दिया। खैर कोई बात नहीं, सब पाकिस्तानी और ये एक दूसरे से बढ़िया खुश हो लिए। अब इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत ने बहुत अच्छा एक काम किया। जैसे हमारे कहावत है ना कि भाई हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। अब कुत्तों को मारोगे तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे लोग, तो उनको इग्नोर करो। भारत ने भी वही किया। इनको जवाब देने के लिए हमने विदेश मंत्री को भी परेशान नहीं किया, हमने अपनी एक आईएफएस ऑफिसर, बहुत यंग ऑफिसर जिनको वहां पर यूएन में हमारी ड्यूटी लगनी होती है, सबकी ड्यूटी होती है, हर देश अपना प्रतिनिधि भेजता है, उनको भेज दिया। और उन्होंने बकायदा अपनी आसान भाषा में जो इनके पंख उधेड़े, वो भाई साहब सबके लिए एक देखने लायक सीन बन गया। इन्होंने सारी बातें निकाल करके कह दी कि साहब ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी लोग, ये वही लोग हैं ना जो कभी ये कहा करते थे कि हमारे यहां पर आतंक नहीं है लेकिन ओसामा इन्हीं के यहां मिला। जैसे भारत के पहलगाम पर जो छाती पीट रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय जांच करा लो, ये वही लोग हैं ना जो रेजिस्टेंट फ्रंट जिसने हमले की जिम्मेदारी ली थी उसको यूएन में प्रतिबंधित करवाने से रोकने आए थे, बाद में वो आतंकी संगठन डिक्लेयर हो गया। तो बोले सर किस बात की चर्चाएं हो रही हैं, आज तो यूएन भी झूठ का गवाह बन गया। आप सोचकर देखिए, इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स को भारत के एक छोटे से अधिकारी ने आईना दिखा दिया कि हमें लगता नहीं है कि तुम लोगों के सामने बोला जाए, हम तुमको बता दे रहे हैं तुम्हारी प्रासंगिकता खत्म हो रही है। तो भारत ने इस बात को बढ़िया से कर दिया। खैर अब भाई साहब अमेरिका की मीडिया इस बात को जानती थी कि मजेदार आइटम आया है, क्योंकि ये वही आइटम है जो कभी बोल दिया था कि सोशल मीडिया पर देख लो कितने फाइटर जेट गिरे हैं। भाई साहब इनका एक इंटरव्यू ले लिया जाता है और उस इंटरव्यू में ये भाई साहब बोल देते हैं कि सेना के साथ हमारा जो रिश्ता है वो हाइब्रिड मॉडल जैसा है। मतलब इनसे पूछा गया कि यार हमारे देश में, ये अमेरिका रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने कहा है ना कि साहब एक बात बताओ मिनिस्टर कि हमारे देश में यानी कि अमेरिका में पीटर हेग्सेथ जो रक्षा मंत्री है उसको सारे जनरल्स रिपोर्ट करते हैं। अगर पीटर हेग्सेथ चाहें तो वो रक्षा मंत्री होने के नाते जनरल्स को हटा सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने आर्मी जनरल को हटा सकते हो या आप उसे रिपोर्ट करते हो? तो ये भाई साहब पूरी तरह से आंसर स्पीचलेस हो गए। तो इन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान वो देश है जहां का रक्षा मंत्री वहां के सेना के जनरल को रिपोर्ट करता है, तो आपका कोई महत्व नहीं है, आप बताइए क्या है? तो इन्होंने कहा कि हमारे यहां पर सेना के साथ सरकार हाइब्रिड मॉडल में चलती है, हम मिलकर के काम करते हैं और ये इनका हाइब्रिड मॉडल है। और इन्होंने अमेरिका वालों से कहा कि आप लोग तो डीप स्टेट हो, क्योंकि आप लोगों के यहां पर कौन निर्णय ले रहा है वो किसी को पता नहीं चलता है। खैर साहब एक और चीज निकल के आई, इन्होंने अमेरिका के सामने अमेरिका के बारे में कहा। एंकर ने पूछा कि चाइना के साथ आप लोग इतना व्यापार कर रहे हो, अमेरिका के साथ क्या फ्लर्ट कर रहे हो क्या? तो इन्होंने कहा देखिए हाँ ये थोड़ा फ्लर्टियस रिलेशन तो है, लेकिन हाँ हम इसको मेंटेन करके चल रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के पाकिस्तान के किस दिन दिन लद जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील साइन करी उसी दिन ये पलटी मार देगा और पलटी मार करके इनका खेल बिगाड़ देगा। खैर फिलहाल के लिए पाकिस्तानियों को खुश होने का दिन है, क्योंकि झूठ जब तेजी से बोला जब जाता है तो माहौल बढ़िया बनाता है, लेकिन कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, टिक नहीं पाता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी